students, welcome back to E-Takshila classes. My name is Vasundhara and today I am back with another class and another lecture on verbs. So before we get into this session, let us quickly understand the meanings of the words that we had previously discussed. So the very first word that we had with us was proscribe. Uh, Mind you, this is not prescribe, this is proscribe. Okay. प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है? प्रोस्क्राइब इज व्हेन सम वर्क इज फोरबिडन, जो काम मना किया गया हुआ है. जैसे हम बोलते हैं कि द टीचर प्रोस्क्राइब्ड अस फ्रॉम गोइंग आउट. जैसे अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, जहाँ प्रिस्क्राइब आपको पता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, कोई मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करता है, राइट? तो अगर मैं बोलती हूँ कि डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब की है, इसका मतलब वो आपको खानी जरूरी है, मेडिसिन इज नेसेसरी फॉर यू. बट द वर्ड प्रोस्क्राइब इज द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड प्रिस्क्राइब, राइट? So if prescription means something that you are advised to do, proscribe is something that you have to be careful of doing, right? So you are forbidden from doing that. So that is proscribe, right? Next जो आपके पास word है वो है anomaly. Anomaly का मतलब होता है किसी भी तरीके की abnormality, any kind of abnormality. जैसे अगर मैं बोलती हूँ आई नोटिस्ड सम अनॉमली इन हिज बिहेवियर, मतलब मैंने उसके बिहेवियर में कुछ अबनॉर्मैलिटी नोटिस करी, तो वो क्या है आपका अनॉमली. ओके, सो अनॉमली स्टैंड्स फॉर अबनॉर्मैलिटी और एनी काइंड ऑफ थिंग दैट यू नोटिस दैट इज अनयूजुअल फ्रॉम अ रेगुलर बिहेवियर. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज स्पूरियस. स्पूरियस का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट जेन्युइन, फेक या फैब्रिकेटेड, जिसको हम बोलते हैं फेक या फैब्रिकेटेड, समथिंग विच इज नॉट जेन्युइन, राइट? दिस इज अ स्पूरियस फोन या दिस इज अ स्पूरियस डॉक्यूमेंट. सो एनीथिंग दैट इज फेक, नॉट रियल, दैट इज नोन एज स्पूरियस. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वो है ऑब्लिटरेट. ऑब्लिटरेट का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग, किसी चीज को कंप्लीटली खत्म कर देना, इरेडिकेट कर देना जड़ से. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू ऑब्लिटरेट करप्शन फ्रॉम आवर सोसाइटी. तो ये क्या है आपका वर्ड ऑब्लिटरेट. डन. चलिए, इसके साथ फिर हमारे ये पिछले वर्ड्स जो है ये डिस्कस हो चुके हैं. आई होप आपको मीनिंग्स क्लियर है. सो लेट्स क्विकली बिगिन विद टुडेज टॉपिक, दैट इज वर्ब्स. So what is a verb? Like we discussed that nouns are basically what your nouns are your naming words, and similarly your adjectives are your describing words. तो verb क्या है? Verb है आपका in words that express an action. तो verb आपका क्या है? Basically action, doing, word. कोई भी वर्ड सेंटेंस में जो कोई काम या कार्य करता हुआ दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब. हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्रिया. तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही सिट्स हियर, राइट, आई ईट फूड. तो यहाँ पे आप देखो, सिट्स कोई काम करना है, ईट कोई काम करना है, तो ये आपके क्या है? वर्ब्स. ठीक है, ये आपके क्या है? वर्ब्स. तो एग्जाम्पल्स देख लीजिए, क्राई, सिट, ईट, ड्रिंक एटसेट्रा. एनीथिंग दैट डिनोट्स एन एक्शन इज नोन एज अ वर्ब. बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है. तो चलिए फिर हम फटाफट से आगे चलते हैं. अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स की. वर्ब्स की बहुत सारी टाइप्स है विच यू विल अंडरस्टैंड बाय द एंड ऑफ दिस क्लास. द फर्स्ट टाइप दैट वी आर गोइंग टू, द फर्स्ट टू टाइप्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनामिक वर्ब्स. Okay, now stative comes from the word static, right? So stative comes from the word static, which means at rest. So an action that is being done, but your body is physically still inactive, when that action is known as a stative verb. For example, if I say
I feel cold today. अब feeling cold, like feel is a verb, but is your body physically moving? No, right? तो ये आपका कौन सा verb है? Static और stative verb. I sense that he is wrong. अब सेंस करना, समझना क्या है, कोई काम हो रहा है लेकिन क्या आपकी बॉडी फिजिकली मूव कर रही है? नहीं, तो ये कौन सा वर्ब है आपका? स्टेटिव। उसी का ऑपोजिट है डायनामिक वर्ब, वेयर योर बॉडी इज फिजिकली इन फंक्शन और इज फिजिकली मूविंग। सो फॉर एग्जांपल इफ आई से ईट, स्लीप, साइकिल, रन, जॉग, ये आपके सब क्या है? डायनामिक वर्ब्स वेयर योर बॉडी इज इन मोशन, राइट? So these are the two main primary types of verbs that we have just discussed. Okay, चलो let's move forward. Now we have helping verbs में हमने ना कोई कैटेगरी में पढ़ रहे हैं ताकि आपको इतने सारे टाइप्स याद रखने के बजाय आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आइडिया कि हम एक्चुअली बात कर क्या रही है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? ये तीन होते हैं बेसिकली, हैव, डू और बी। हैव के हम क्या क्या फॉर्म पढ़ेंगे? हैज, हैव, डन। डू के हम क्या फॉर्म पढ़ेंगे? डू, डज, डिड। आई डिड गो टू स्कूल, आई डू कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, ठीक है। बी की फॉर्म्स हमने पहले भी करी है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी। अब हेल्पिंग वर्ब्स का काम क्या होता है कि कई सेंटेंसेस में जब हम टेंस की बात करते हैं कि काम कब हो रहा है, तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल इफ आई से आई एम रेस्ट, आई एम टेकिंग रेस्ट। अब आई टेकिंग रेस्ट गलत है, क्यों? क्योंकि हम इसको बता रहे हैं कि कोई चीज प्रेजेंट में हो रही है, तो प्रेजेंट में बताने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और आई क्योंकि एक सिंगुलर है, हम उसके साथ क्या लगाते हैं हमेशा? एम। ओके, ही वॉज स्लीपिंग। वॉज हमें क्या बताता है कि कौन से टाइम में काम हो रहा है। वॉज स्लीपिंग का मतलब है कि सो रहा था, वो सो रहा था। सो दैट इज माय सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ओके, सो दीज आर द थ्री वर्ड्स जिनके फॉर्म्स आप पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब्स में, have, do and be, and ये रहे इनके रिस्पेक्टिव फॉर्म्स। चलिए, मॉडल ऑक्सिलरी मेन वर्ब्स की अगर हम बात करें, मेन वर्ब्स तो आपको पता ही, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो वर्ब लगे, फॉर एग्जांपल जो कंप्लीट करे उस वर्ब को, जैसे आई एम ईटिंग, ही हैज स्लेप्ट, दे वर टॉकिंग, ये क्या है आपके मेन वर्ब्स। डन, ये इजी, सबको पता ही होंगे। अब बात करते हैं हम मॉडल ऑक्सिलरी की। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं? वर्ब जो मूड डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जैसे कैन, कैन डिस्क्राइब्स योर प्रेजेंट एबिलिटी, आई कैन डू दिस, ठीक है। परमिशन, कैन आई टेक हेल्प फ्रॉम यू, ओके। नेक्स्ट, कुड, कुड क्या बताता है? आपका पास्ट एबिलिटी, आई कुड डू दिस व्हेन आई वाज यंग, कर सकती थी या कर सकता था। ऑन द अदर हैंड, कुड परमिशन के लिए भी होता है, जैसे कुड आई यूज योर नोटबुक, ठीक है। कुड आई बोरो योर पेन, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड है। सिमिलरली शुड, नेसेसरी, यू शुड डू दिस, ओके, यू शुड डू दिस। नेक्स्ट है जैसे मे, ब्लेसिंग्स के लिए यूज करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, इट मे रेन टुडे, है ना। तो ये आपके कौन से वर्ब्स है? मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। आगे अगर हम बात करें रेगुलर वर्ब्स की और इरेगुलर वर्ब्स की, तो इनमें क्या फर्क है? चलिए मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना। आई होप आपने ये कर लिया है। अब कुछ वर्ब्स जो होते हैं, जैसे अगर हम बात करें रेगुलर और इरेगुलर के फॉर्म में, तो कुछ वर्ब्स जो होते हैं ना, उनका सेकंड फॉर्म आपको ये पता होना चाहिए कि हर वर्ब का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो हम पढ़ते हैं ना। वॉक, टॉक, लर्न, तीन वर्ब के एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में क्या फर्क है। देखिए, V1, V2 एंड V3,
ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट जनरली होता है कंटिन्यूस और प्रेजेंट में, ये पास्ट में यूज होता है, और परफेक्ट। ठीक है, चलिए जैसे अगर मैं बोलती हूँ स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, देन गो, वेंट, गॉन। क्लियर? अब सबसे पहले वो हम ये देखते हैं, स्लीप को जब मुझे सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज करने की जरूरत पड़ी तो मैंने कुछ नहीं किया, रूट वर्ड सेम ही है, स्लीप, ये देखिए जो यहाँ था यही है। लेकिन गो को जब हमने सेकंड से थर्ड से फॉर्म में चेंज किया तो हम क्या करते हैं, गो, वेंट, गॉन, मतलब वर्ड्स टोटली चेंज हो गए। सिमिलरली अगर वॉक का मुझे सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना है, मैं क्या बोलूँगी, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, टॉक, टॉक्ड, टॉक, लर्न, लर्नड, लर्न। ईट का हाउएवर क्या बनेगा, एट, ईटन। टोटली द वर्ड हैज चेंज्ड। राइट, रोट, रिटन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं, रेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स वेयर द रूट वर्ड डज नॉट चेंज। However, in case of irregular verbs, the root word completely changes when you are changing one form of verb to the other. Right? So this is the basic difference between the two verbs, regular and irregular. Regular जो same रहे, irregular जो बदल जाए. Okay, which is not the same or which is not constant. Right. So next we have transitive and intransitive verb. Now again very important. Transitive verb क्या होता है? कई बार सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब हमें पता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी पता है। ऐसे वर्ब्स जहां पे सब्जेक्ट का जो एक्शन है उसका किसी डूअर या रिसीवर पे इम्पैक्ट पड़े उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही पुशेस द डोर। ठीक है, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, ही। मेन काम कौन कर रहा है, ही। काम क्या है, वर्ब, पुशेस। द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट। नाउ व्हेन आई से ही पुशेस द डोर, मुझे बताना है पुशेस ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो मैं क्या बोलूंगी, ही पुशेस व्हाट, द डोर। हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है, राइट। तो ये क्या वर्ब है आपका, transitive verb. But if I say she sings sweetly, अब बताइए सब्जेक्ट क्या है इसमें, she, verb क्या है, sings। क्या ये कोई ऑब्जेक्ट है, she sings what? No. she sings how का जरूर आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि कोई हमारा जो वर्ब डन हो रहा है उसका कोई इम्पैक्ट लेने वाला यहाँ पे कोई रिसीवर नहीं है, तो ये कौन सा वर्ब है, इंट्रांजिटिव। ओके, अगर मैं यहाँ बोलती हूँ she talks to me, she subject, talks verb, to whom, me। अगेन सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका इम्पैक्ट रिसीव करने के लिए रिसीवर है, she talks to whom, me। तो टॉक भी क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसका एक शॉर्टकट जो आप याद रख सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स दे विल गिव यू द आंसर ऑफ व्हाट और whom। इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं देंगे कभी भी। ट्रांजिटिव वर्ब में आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब में आपके पास कभी भी ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्विकली हैव अ ग्लांस एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। राइट, नाउ वी हैव सम फॉर्म्स ऑफ वर्ब एज वेल, जो हम एक एक करके हम आगे इसको पढ़ेंगे। बेस फॉर्म आपको पता है, जैसे बेस वर्ड, जैसे वी1, जैसे लर्न, वर्क एक्सेट्रा। ये पार्टिसिपल्स और इन्फिनेटिव है, ये भी बेस फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। ठीक है, जो हम आगे इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखेंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के कॉन्सेप्ट में। अब फाइनाइट वर्ड से आप क्या समझते हैं, फाइनाइट का मतलब होता है समथिंग विच इज रिस्ट्रिक्टेड, डेफिनेट, फिक्स्ड। नॉन फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटलेस, जिसका कोई फिक्स्ड रेशो, अमाउंट, प्रोपोर्शन जो है वो नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ।
likes to watch TV. ओके, यहाँ पे कितने वर्ब्स हैं? 2 वर्ब्स हैं, एक है like और एक है watch. क्लियर? अब watch जो है और like, इन दोनों में क्या फर्क है? अगर मैं यहाँ पे ही की जगह दे कर दूं तो ये बन जाएगा like, दे like बन जाएगा. क्या इस वॉच पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या ये वॉचेस बन जाएगा? नहीं, दे लाइक टू वॉच ही रहेगा. अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर दूं, अगर मैं वापस शी कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? लाइक्स. बट दिस वर्ब विल हैव जीरो इम्पैक्ट. Okay, this verb will not experience any change or it will not undergo any change because of the subject. Why? Because this is a finite verb. It is limited because of the subject. ये finite verb इसीलिए है क्योंकि ये finite है, ये limited है. किसकी वजह से? subject की वजह से. कि अगर subject singular है तो ये singular रहेगा, अगर ये plural है subject तो ये भी plural में convert हो जाएगा. However, this has no effect. For example, I wish to go to school. Again we have two verbs, wish and to. If I say he, it will be wishes. But this will not change into goes. This will remain the same. So this is your finite verb. This is your non-finite. Is it fine? So verbs that are restricted because of the subject are finite verbs. The other ones are non-finite verbs. इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. non-finite को gerund, infinitive और participle, जो अभी हम डिस्कस करेंगे. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सबसे पहले जेरेंड क्या होता है? जेरेंड जहां आपको नाम पता चले वो होते हैं आपके आईएनजी वर्ड्स. ठीक है, जेरेंड आपके क्या होते हैं? आईएनजी. जिन भी वर्ब्स में आपको आईएनजी लगा हुआ दिखे, पर यूज कैसे होते हैं? वर्ब्स बट दे फंक्शन एज नाउन्स एज वेल. फॉर एग्जांपल, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. अब स्विमिंग एक वर्ब है, स्विम करना एक वर्ब है, पर अगर हम इस सेंटेंस को क्लोजली देखें तो हमें आंसर मिल रहा है व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज? स्विमिंग. नाउन में हमने ये चीज डिस्कस करी थी दैट ऑलवेज नाउन्स विल ऑलवेज गिव यू द आंसर ऑफ व्हाट, राइट? सो व्हेन आई से व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज? स्विमिंग, इट इज अ वर्ब बट इट इज फंक्शनिंग एज अ नाउन एज वेल, सो इट इज अ जेरेंड. ing words that function as nouns but actually are verbs, they are known as gerunds. Now I learned fishing. I learned what? Fishing. क्या सीखा? Fishing. Fishing करना एक एक्टिविटी है, वर्ब है, ing लगा हुआ है, नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है क्योंकि what का आंसर दे रहा है, तो क्या है ये? जेरेंड. राइट, वेरी इजी. नेक्स्ट यू हैव इन्फिनेटिव. अब आपने कई जगहों पे टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पहली बात तो आपने इसमें याद रखनी है कि इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ होता है. जैसे अगर मैं बोलूँ आई वॉन्ट टू लर्न, सब्जेक्ट वर्ब और ये भी वर्ब. ये देखो ही कर दूंगी अगर इसको तो ये क्या बन जाएगा? ही वॉन्ट्स टू लर्न, है ना? अब आई वॉन्ट टू लर्न में टू के साथ वर्ब का हमेशा क्या लगा हुआ है? फर्स्ट फॉर्म. आई विश टू स्टडी, तो टू प्लस V1 जहां भी दिखे उसको आप क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव. क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव. दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स when it comes to marking the parts of speech in a sentence, right? In that case, if you ever have a question like this, to err is human, and if you've been asked that what is this part of speech called, your answer should be infinitive, right? The answer should be infinitive. Wherever you see two plus verbs first form, the answer will automatically be infinitive. Done? Alright, participle. Now participle is divided into 3 types. नॉन फाइनाइट का लास्ट कैटेगरी है. इसके 3 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. चलिए प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस में आपने कई बार ऐसे पढ़े होंगे कि हियरिंग द फुटस्टेप्स वी रैन अवे. फुटस्टेप्स सुनते ही हम भाग गए. मतलब ये एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इनकम्प्लीट एक्शन था. ये हो ही रहा था कि ये एक्शन स्टार्ट हो गया. तो आईएनजी वर्ब, ठीक है, इनकम्प्लीट एक्शन टेल कर रहे हैं. एडजेक्टिव की तरह भी कई बार यूज होते हैं. कैसे? जैसे अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं,
shining stars were very far. अब चमकते हुए स्टार्स, राइट, चमकना इज अ वर्ब, स्टार्स की क्वालिटी बता रहे हैं तो एडजेक्टिव भी है, आईएनजी है, वर्ड्स तो क्या है ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल. हियरिंग द फुटस्टेप्स वी रैन अवे. ओपनिंग आवर बुक्स वी स्टार्टेड स्टडिंग. बुक्स ओपन करते ही पढ़ना शुरू कर दिया. तो ये एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था पूरी तरीके से, कि ये एक्शन जो है वो शुरू हो गया, तो इसलिए क्या है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल. चलिए नाउ पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल अगेन ईडी और ईएन की फॉर्म में हम यूज करते हैं. ठीक है, देखिए हॉरिफाइड विद द नॉइज. अब ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है. हॉरिफाइड विद द नॉइज मतलब कि हॉरिफाई हो चुके हैं. द चिल्ड्रन रैन अवे. द एक्शन इज कंप्लीट. Again, this can function as adjective. How? The broken car was repaired. What type of car? Broken. ed और en लग के ही आपको बताया कि हमेशा verb का second या third form बनता है, right? तो broken car functions as adjective because car is a noun. Okay? Broken, टूटना या टूटा हुआ, ये क्या है actually? एक verb है. So that is why this is a past participle. Action has been completed. Horrified with the noise. For example, frustrated with his condition, he left the place. ये कंप्लीट होने के बाद फ्रस्ट्रेटेड विद दिस कंडीशन, नाउ दिस एक्शन इज कंप्लीट, नाउ ही हैज लेफ्ट अवे. ठीक है, एंड विद दिस वी हैव द लास्ट कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपल विच इज परफेक्ट पार्टिसिपल. एक्शन जो है बहुत पहले पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. जैसे हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क द स्टूडेंट रैन अवे. अपना काम सारा खत्म करने के बाद स्टूडेंट जो है ही रैन अवे. ये इज वेरी सिमिलर टू पास्ट पार्टिसिपल. तो ओनली डिफरेंस इज वहाँ सिर्फ ईडी ईएन लगता है मेन वर्ब में. यहाँ हैविंग के साथ V3 लगता है. ये इसकी पहचान. ठीक है, जैसे हैविंग ईटन हिज ब्रेकफास्ट सैम वेंट टू ऑफिस. मतलब ये काम खत्म करने के बाद पूरा Sam went to his office. So this is the work that has been completed way before in the past. Now let us do some practice questions. The university was found in 1950 when India was not self-dependent in many aspects. You have to find the error in this sentence. Hurry up. The university was found in 1950 when India was not self-dependent in many aspects. 10 seconds and you can think. Let me show you the answer. The answer is B. The answer is B. Why? Now there is a difference which only a very limited students know this. There is a difference between the word found and founded. Found क्या है? Find का second, third form. फाइंड फाउंड फाउंड. ठीक है, मतलब कोई चीज ढूंढना, मिल जाना. फाउंडेड का मतलब होता है एस्टैब्लिश्ड. तो जो यूनिवर्सिटी है उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा या उसे ढूंढा जाएगा? उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा, इसलिए फाउंड वर्ड यहाँ गलत है. यहाँ कौन सा वर्ब होना चाहिए? फाउंडेड. द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1950. सो द आंसर इज बी. हियर इट शुड बी फाउंडेड. करेक्ट. नेक्स्ट, when I was young I can run faster than Mohan. When I was young, when I was young, the answer will be B. When I was young I can. जब young था, past में हो चुकी है चीज, तो क्या यहाँ can आएगा? नहीं, यहाँ क्या आएगा? could. past ability. can का past form क्या है? could. कर सकता था, so it is a past ability and that is why the answer will be B. Next, we must get this letter
सेंड एज सून एज पॉसिबल, मतलब हमें लेटर पहुंचवा देना चाहिए एज सून एज पॉसिबल. आंसर इज बी अगेन, वी मस्ट गेट दिस लेटर सेंड, पहुंचा हुआ होना चाहिए. Okay, so these were a few questions that you should know. We have like always we have vocabulary at the end, and the words that you have for today are profound, NCU, mundane and conjure. Very easy words, very basic words. Meanings पता भी होंगे शायद आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो इसको फाइंड कीजिए. And that's it for today's class. Thank you so much for joining in. I'll see you guys in the next session, and we'll complete and we'll begin with subject verb agreement, which is very important from any exam point of view, whether it is NDA, whether it is CDS, whatever you are preparing for, because subject verb agreement helps a lot in covering your spotting the error questions, right? So thank you so much for joining in, and I'll see you next time. Thank you.